हेलो स्टूडेंट्स। हम इससे पहले की क्लास में इमाइल दुर्खीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे। श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खीम ने समाज में श्रम विभाजन द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक जो उनकी सबसे पहली रचना थी उसके अंतर्गत इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। दुर्खीम का इस ग्रंथ का प्रकाशन, जैसा कि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, 1893 में 1893 में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था और इसी ग्रंथ पर उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली थी। उन्होंने श्रम विभाजन का अपने इस ग्रंथ में बहुत ही विस्तार से उल्लेख किया और उन्होंने श्रम विभाजन की पूरी व्याख्या करते हुए व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंध के संदर्भ में विस्तार से व्याख्या की और उन्होंने अपने 3 खंडों में, इस कृति के 3 खंडों में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, 3 खंडों में इसको विभाजित किया, जिसमें श्रम विभाजन की प्रकार्य पर चर्चा की, उसके बाद उसके कारण और दशाओं पर चर्चा की और तीसरे खंड में उन्होंने श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों पर भी चर्चा की। हमने अंत में इसके पिछले लेक्चर के अंत में देखा था कि उन्होंने कानून और एकता को भी स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह का कानून होता है समूह में, उसी प्रकार की एकता पाई जाती है, जो कि हमारी आज की क्लास का आधार है। दुर्खीम का कहना था कि जो वैधानिक कानून के अध्ययन किए जाए तो उसके आधार पर हम किसी समाज की एकता को माप समझ सकते हैं और जितने घनिष्ठ संबंध सदस्यों में होते हैं समूह में उतनी ही एकता होती है। तो कानून समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करता है। तो इस दृष्टि से उन्होंने कहा कि 2 प्रकार के कानून होते हैं। दमनकारी कानून जो सार्वजनिक होते हैं, जो व्यक्ति और राज्य के संबंधों का नियमन करते हैं और इसमें व्यक्ति की बजाय सामूहिक हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। दमनकारी कानून भी 2 तरह के होते हैं। दंडकारी, जिसमें कि कष्ट पहुंचाने या हानि पहुंचाने या हत्या करने या स्वतंत्रता का हनन करने से संबंधित कानून है, और दूसरा व्याप्त कानून, जो कि पूरे समूह में नैतिकता के आधार पर व्याप्त होते हैं। दूसरा दुर्खीम ने कहा प्रतिकारी कानून, ऐसा कानून जो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में अगर कोई असंतुलन स्थापित होता है, उत्पन्न होता है, तो उसको सामान्य स्थिति में लाना। इसके अंतर्गत दीवानी कानून है या व्यावसायिक कानून है, संवैधानिक या प्रशासनिक कानून आदि आते हैं। तो हमने इसी के आधार पर दुर्खीम कहते हैं कि 2 प्रकार की जो कानून हैं, ये 2 प्रकार की सामाजिक एकता को उत्पन्न करते हैं। दमनकारी कानून व्यक्तियों में व्याप्त समानता का प्रतीक है, तो इससे जो सामाजिक एकता उत्पन्न होती है उसे दुर्खीम यांत्रिक एकता कहते हैं। उन्होंने सामाजिक एकता की अवधारणा दी और सामाजिक एकता की अवधारणा आप कह सकते हो कि समाजशास्त्र के साहित्य में दुर्खीम का एक अनुपम योगदान है। दुर्खीम के अनुसार समूह का विकास उसकी एकता या सुदृढ़ता में निहित है। तो ये जो एकता है वो सर्वोच्च शक्ति है और जो सारे समाज के व्यक्ति हैं वो इसी एकता के अंग हैं। समाज में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो समान रूप से विचार करने, व्यवहार करने से सामाजिक एकता उत्पन्न होती है। व्यक्तियों और समाज में पाई जाने वाली समानता और भिन्नता दोनों ही समाज में एकता को उत्पन्न करती है। जब लोगों में एक दूसरे के प्रति लगाव या आकर्षण नहीं रहता है तो वो एक दूसरे के निकट आने की आवश्यकता अनुभव ही नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि आकर्षण केवल समानता में नहीं है, भिन्नता और असमानता में भी है। तो जो कार्यों की भिन्नता है, जो लोगों के व्यवसायों की भिन्नता है, वो उन्हें एक दूसरे के निकट आने और मिलकर कार्य करने के लिए
बाध्य करती है। तो दुर्खीम ये कहते हैं कि श्रम विभाजन में सामाजिक एकता इसीलिए है क्योंकि ये कोई मूर्त वस्तु नहीं है जो दिखाई दे, ये समाज के सदस्यों की मानसिक स्थिति में निवास करती है, मानस में होती है, मन में होती है, मस्तिष्क में होती है। इसके अलावा ये सामूहिक चेतना की भी अभिव्यक्ति है, यानी कि समाज के लोगों में जितने लगाव और निकटता की भावना होगी उतनी ही ज्यादा उनमें एकता पाई जाएगी। तो दुर्खीम कहते हैं कि इसीलिए समाज में दो प्रकार की एकता होती है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। सावयवी एकता हम बाद में पढ़ेंगे, आज हम यांत्रिक एकता के ऊपर बात करते हैं। यांत्रिक एकता क्या होती है? यांत्रिक एकता सरल, प्राचीन या आदिम समाजों में पाई जाती है। समूह के सदस्यों में जो समानताएं हैं, एक समूह में, एक समाज के लोगों में जो समानताएं हैं, उसके आधार पर ही ये एकता उत्पन्न होती है। जब बहुत सारे लोगों की जीवन शैली, उनकी मानसिक, उनकी सामाजिक, नैतिक भूमिकाएं या विश्वास या व्यवहार समान पाए जाते हैं, तब यह एकता उत्पन्न होती है। और इसीलिए ये आदिम और प्राचीन समाजों में मानी जाती है क्योंकि वहां का आकार है वो बहुत छोटा होता है, लोगों की आवश्यकताएं सीमित होती हैं, लगभग एक जैसी होती हैं, उनके ऊपर परंपराओं का दबाव होता है, जनमत और धर्म का नियंत्रण होता है, उसका दबाव होता है, और आंख मूंद करके लोग उसका पालन भी करते हैं और अपने कर्तव्य समझ के उसका पालन करते हैं। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो समूह के व्यक्तित्व में पूरी तरह से घुल मिल जाता है और वो समूह की तरह से सोचने लग जाता है, कार्य करने लगता है और आज्ञाओं का पालन करने लगता है। तो इस प्रकार के आचरण से जो एकता स्थापित होती है उसे यांत्रिक एकता कहते हैं। दुर्खीम ने दमनकारी कानून और यांत्रिक एकता को परस्पर संबंधित माना है, आगे जाकर के यह स्पष्ट हो जाएगा। तो यांत्रिक समाज की विशेषताएं हम देखें अगर, तो आप पाएंगे कि सबसे पहले यांत्रिक समाज के अंतर्गत वो समाज आते हैं जहां कोई भेदभाव नहीं होता। आयु के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, आनुवंशिकता के हिसाब से तो भेदभाव पाया जाता है, लेकिन आर्थिक विषमता का जो भयंकर रूप विकसित या आधुनिक समाज में पाया जाता है वो वहां नहीं देखने को मिलता। इन समाजों में भूमि व्यक्तिगत नहीं होती बल्कि गांव की सामूहिक संपत्ति होती है। गांव या कबीले का मुखिया आनुवंशिकता के आधार पर सबसे ऊंचा होता है, निर्णय पंचायत द्वारा लिए जाते हैं और सभी व्यक्तियों में मानसिक, नैतिक समानता पाई जाती है। तो उनके व्यवहारों और विश्वासों में भी एकता पाई जाती है। तो परंपरा ऐसे समाजों में एक रूपता उत्पन्न करती है और ऐसे समाजों में व्यक्तिवाद का अभाव पाया जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि यांत्रिक समाज में, ऐसे समाज में यांत्रिक एकता पाई जाती है। दूसरा जो बिंदु है वो है व्यक्ति का द्वितीयक स्थान, यानी कि व्यक्ति के स्थान पर समाज को प्राथमिकता दी जाती है। समाज का स्थान प्रथम होता है, समाज मुख्य होता है, व्यक्ति गौण होता है। व्यक्ति की व्यक्तित्व समाज में घुल मिलकर ऐसा एक हो जाता है कि उसे पृथक नहीं किया जाता। व्यक्ति में व्यक्तिगत चेतना तो होती है, लेकिन सामूहिक चेतना के सामने वो चेतना नगण्य हो जाती है, शिथिल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, पिछड़ जाती है, तो वो द्वितीय हो जाती है। तीसरी है सामूहिक चेतना का प्रभुत्व। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है। समाज के विश्वास, संवेगों में सदा समाज के हर सदस्य की भागीदारी होती है और जब समाज का कोई भी सदस्य इसमें शंका उठाता है तो इसका मतलब है कि वो समाज को चुनौती दे रहा है, जिसे समाज स्वीकार ही नहीं करता। तो इसलिए सामूहिक चेतना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है, ये व्यक्ति और समय से ऊपर चलती है। तो ऐसा समाज जिसमें सामूहिक चेतना का प्रभुत्व है, सामूहिक चेतना प्रभावी है, सर्वोपरि है, वह यांत्रिक समाज कहलाता है। चौथा, जैसा कि हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, दमनकारी कानून की
प्रधानता होती है। यानी कि यांत्रिक समाज जो होते हैं, यांत्रिक एकता वाले समाज होते हैं, उनमें कानून का उद्देश्य समाज की एकता को बनाए रखना होता है और सामूहिक चेतना को चोट पहुंचाना दंडनीय अपराध माना जाता है और समाज ऐसे व्यक्ति को दंड भी देता है। तो दमनकारी कानून का उद्देश्य व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक हितों की रक्षा करना होता है। तो इसलिए दमनकारी कानून की प्रधानता यांत्रिक समाज में पाई जाती है। ठीक है, तो यांत्रिक समाज की 4 विशेषताएं आज हमने पढ़ी। आप इनको समझें, पढ़ें, पुराने को देखें फिर से। कहीं कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे संपर्क करें। आगे की विशेषताओं को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।